डॉक्टर आनंद दीपायन, आपकी स्मृतियों में आप प्रोफेसर चौथीराम जी को कैसे देखते हैं? अब वो तो हम लोगों के विद्यार्थी जीवन के साथी थे, विद्यार्थियों के बीच में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर जुलूस में, धरना में, प्रदर्शन में, हर जगह हम लोग के साथ रहा करते थे। ऐसे साहित्यकार प्रोफेसर चौथीराम यादव को आप कैसे याद करें, दीपायन जी? धन्यवाद तिवारी जी। मैं सबसे पहले बहुजन संवाद के माध्यम से अपने साथी प्रोफेसर चौथीराम यादव जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उन्हें एक सामाजिक न्याय और प्रगतिशील धारा के योद्धा के रूप में याद करना चाहता हूं। आज जब हम चौथीराम यादव जी के इस शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो मुझे दुनिया के बड़े मार्क्सवादी ग्रामची याद आते हैं और उसमें चौथीराम जी को हम उस संदर्भ में बनारस और प्रगतिशील धारा के रूप में देखते हैं। ग्रामची इस बात को कहते हैं कि समाज में जो सांस्कृतिक वर्चस्व होता है वह दिखाई देता है, जो सांस्कृतिक वर्चस्व जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा होता है वह सांस्कृतिक विमर्श और सांस्कृतिक सत्ता दिखाई देती है, लेकिन जो भी सांस्कृतिक सत्ता और सांस्कृतिक विमर्श सत्ताधारी वर्ग का होता है उसके खिलाफ समाज के निचले पायदान से लेकर के और उसके नीचे तक एक लगातार जनता के बीच में विमर्श और संघर्ष की ज्वाला चलती रहती है। और एक ऐसा समय आता है जब जो सांस्कृतिक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपायन जी। माइक लगता है म्यूट हो गया सरकार। तो संबंध रहा। हाँ, मुझे बोलिए, ठीक है, बोलिए। चौथीराम यादव जी से मेरा संपर्क 1980 से रहा है और मैं न तो हिंदी का छात्र था और न मैं एक साहित्य का पाठक था, ना मैं कोई साहित्य में मेरी कोई बहुत खास उस मंडली में मैं नहीं था। लेकिन चौथीराम यादव जी से मेरा जो संपर्क था वो सीपीआई का न्यू एज और मुक्ति संघर्ष जो अखबार आता था और हम लोग छात्र जीवन में जो अखबार बांटते थे तो उसमें चौथीराम यादव जी को अखबार देते थे। और नागार्जुन जी जब काशीनाथ सिंह जी के घर पर आते थे तो उसमें तमाम लोग जुड़ते थे। उसमें हम लोग भी काशीनाथ जी के घर पर चौथीराम जी, दिनेश कुशवाहा, ये सब लोग हम लोग जाते थे और एक जब भी कोई प्रगतिशील धारा की कोई गोष्ठी या विमर्श होता था तो उसमें हम लोग चौथीराम जी के से संपर्क में आते थे। कला संकाय प्रेक्षागृह में 90 के दशक के बाद से जो अनेक तरह के जो सेमिनार होते थे उसमें चौथीराम जी के साथ मुझे भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला। मैं चौथीराम जी को 2-3 चरणों में याद करता हूं। मैं 1980 के चौथीराम यादव जी को, 1990 के चौथीराम यादव जी को और 2000 के बाद के चौथीराम जी को अलग अलग संदर्भों में मैं देखना चाहता हूं। आज जब मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। 80 के दशक में चौथीराम जी का जो भी विमर्श है वह एक खांचे में बंद करके जो प्रगतिशील धारा का जो विमर्श होता था और उस धारा के साथ जो है चौथीराम जी उसमें अपने को समाहित किए हुए अपनी बात करते हैं। लेकिन 90 आते आते चौथीराम जी अपने आलोचना और विमर्श की जो जमीन है उसको अपने तरीके से खोदते हैं, उसको गोड़ते हैं और संवारते हैं और उसमें अपने विमर्श की रूपरेखा खुद तय करते हैं। और यहाँ चौथीराम जी अपने तरह से समाज और साहित्य और राजनीति को लेकर के अपने विमर्श में वह नए सिरे से अपने व्यक्तित्व के साथ खड़े होते हैं, अपने समाज के साथ खड़े होते हैं। और यही वह दौर है जब पोस्ट मॉडर्निज्म और सामाजिक न्याय की धारा जब आगे बढ़ रही है तो चौथीराम यहाँ पर मुखर होते हैं।
और यह परिवर्तन मैं चौथी राम जी के व्यक्तित्व में देखता हूं। और विशेष करके जब वाटर फिल्म की शूटिंग हो रही थी बनारस में, और जो संघर्ष हुआ था उसमें आनंद तिवारी जी भी हैं, फादर आनंद, और तमाम जो कुंवर अग्रवाल जी जो नहीं रहे, काशीनाथ जी भी उसमें शामिल होते थे, ज्ञानंदपति जी शामिल होते थे। बनारस की जो एक वैकल्पिक सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक सोच की जो जमात थी, उसमें चौथी राम जी एक प्रमुख भूमिका के रूप में आते हैं। और वहां भी मैंने देखा कि चौथी राम जी अपनी जमीन अपने तरह से तैयार करते हैं। और हाल के दिनों में चौथी राम जी ने अपने व्यक्तित्व में, अपने विचार में और अपने आलोचना के पक्ष में एक बड़े ही जुझारू तेवर के साथ अपनी बात को, अपने विमर्श को उन्होंने संगठित किया था। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चौथी राम जी जब भी अपनी कोई बात कहते थे, जैसा कि गोरखनाथ जी और नलिनी जी ने कहा, तो वह इस बात का कतई ख्याल नहीं करते थे कि सत्ता के वर्ग के द्वारा हमारे पक्ष और विपक्ष में क्या स्थिति होगी। वह अपनी बात बेबाक तरीके से कहते थे। और यहाँ मुझे चौथी राम जी साहित्य और राजनीति और समाज के विमर्श में खड़े होकर के, मुझे यहाँ पर वह एक स्टेट्समैन की भूमिका में नजर आते हैं। और वह एक लंबी बात कहते हैं, जिनकी बात, जैसा कि बरेली में गोरखनाथ जी ने कहा कि उनकी बात भले न सुनी गई हो, लेकिन वह जो उनका वक्तव्य है आने वाले 100 सालों तक उस दस्तावेज के रूप में रहेगा कि चौथी राम जी ने जब सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के बात को लेकर के जब वह अपनी बात कहे, तो उस बात का जो संदर्भ है वो आने वाले दिनों में, भविष्य में काफी दिनों तक रहेगा। चौथी राम जी की एक और महत्वपूर्ण बात है कि वह जो तमाम जो प्रगतिशील धारा से जुड़े हुए लोग जो यांत्रिक तरीके से देश, समाज, राजनीति और साहित्य को देखते और समझते थे, चौथी राम जी यहाँ पर अपने तरीके से देश, समाज, राजनीति, साहित्य को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मार्क्सवाद का जो यांत्रिकरण हो गया था तमाम तरह के मार्क्सवादियों के बीच में, चौथी राम जी इसमें भी यहाँ से वो आगे निकलते हैं और हिंदुस्तान की जो सामाजिक संरचना है, जो धार्मिक संरचना है, इसमें वह अपने पक्ष को नए सिरे से संवारते हैं। और जिस बात को ग्रामची, जिससे मैं अपनी बात शुरू किया था कि सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ जो करंट, अंडर करंट चलता है, निचली धारा, नीचे से जो धारा चलती है, उसके नायक के रूप में, उसके प्रवक्ता के रूप में चौथी राम जी अपने समय और कालखंड में अपने बातों के द्वारा उस दौर की भाव भंगिमा और वैचारिक पृष्ठभूमि को वो सामने रखते हैं। और यहाँ पर जब ये आते हैं तो वेद और लोक के बीच में जो अंतर है उसको सीधे तरीके से वो समझते हैं। बहुत से हमारे जो मार्क्सवादी साहित्यकार हैं वो भक्ति आंदोलन के संदर्भ को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं हिंदी आलोचना से मैं मैं अपने को बहुत उसका प्रखर प्रवक्ता न समझते हुए एक विद्यार्थी के रूप में चौथी राम जी के से जिज्ञासा के रूप में मैं सोचा कि चौथी राम जी भक्ति आंदोलन के अंदर जो सामाजिक न्याय और हिंदुस्तान के पुनर्जागरण की जो संदर्भ था उसको ठीक तरीके से समझ करके उसकी जो पुनर्व्याख्या कर रहे थे और उसमें सामाजिक न्याय और जो इतिहास को समझने की जो एक नई दृष्टि प्रदान कर रहे थे चौथी राम जी, वो मुझे लगता है कि उनके जाने से उस तरह की दृष्टि से बनारस और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनके कमी या खलेगी। क्योंकि हम जब भी सामाजिक न्याय के संदर्भ में जब उसके ऐतिहासिक विमर्श को शामिल करते हैं तो उसमें तमाम तरह के भटकाव आते हैं, जबकि चौथी राम जी वहां बगैर किसी भटकाव के वह एक समग्र रूप में सामाजिक न्याय और उसकी ऐतिहासिकता को लेकर के वो और उसमें मार्क्सवाद की जो पद्धति है उसको भी उसमें लागू करते हैं। और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने चौथी राम जी को अपने बीच खोया है तो यह कमी हमेशा चौथी राम जी को कि जो हम लोगों के बीच में नहीं है वो लगेगी। लेकिन मैं यह मानता हूं कि दुनिया में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। 86 साल की उम्र में चौथी राम जी अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जिस तरीके से जुड़े रहे और अपनी बात लगातार कहते रहे,
विचार की जमीन को गोड़ते रहे और जनता के बीच में जुड़े रहे, थियरी और प्रैक्टिस को साथ साथ करते रहे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्रगतिशील धारा है, जो सामाजिक संदर्भ को नए सिरे से, सांस्कृतिक संदर्भ को नए सिरे से समझने की के से साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उसमें चौथी राम जी हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हमेशा हमें यह मसाल के रूप में दिखाते रहेंगे कि आने वाले हिंदुस्तान की जो आहट है, उसका रास्ता और उसकी वैचारिकी चौथी राम जी ने जो मसाल जलाया है, उसी को लेकर के आगे बढ़ करके हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, साहित्य में बदलाव ला सकते हैं और हम हिंदुस्तान में एक नए समाज की संरचना कर सकते हैं। मैं अपने प्रिय साहित्यकार, मैं अपने प्रिय समाज सेवी, मैं अपने प्रिय मार्क्सवादी और मैं चौथी राम जी को का मैं छात्र नहीं रहा, मैं चौथी राम जी को हमेशा अपने कामरेड और साथी के रूप में याद करते हैं। और मुझे एक बात मैं संस्मरण करके अपनी बात मैं समाप्त करूंगा, क्यों वो युवाओं के बीच में चौथी राम जी हमेशा लोकप्रिय बने रहे। आनंद तिवारी जी हैं, उनको याद होगा कि जब 1982 में भारत बंद का आह्वान किया गया था पूरे ट्रेड यूनियन की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से, तो उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, जो भी वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए छात्र संगठन थे, वो काशीनाथ जी और चौथी राम जी के पास गए, क्योंकि हम लोगों के साहित्य हिंदी लेखन के ये लोग आदर्श थे। हम लोग इनसे गए मिलने के लिए कि आप लोग हम लोगों का एक पर्चा लिख दीजिए, जिससे कि हम लोग उसको छपवा करके छात्रों के बीच में विश्वविद्यालय में बांटेंगे। यह हड़ताल क्यों प्रासंगिक है। हम लोग 3 दिन, तिवारी जी हैं, हम हैं, संजीव सिंह हम लोग के साथ थे, पूर्वे थे, जगनारायण थे, ये तमाम लोग हम लोग चौथी राम जी के यहाँ जाते थे। हम लोगों को चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे। हम लोग कहते, उसके बाद से कहते थे कि गुरुजी वो जो पर्चा हम लोग का लिखना था उसका क्या हुआ, तो कहे कि आज इसको छोड़िए, कल होगा। हम लोग 3 दिन 4 दिन गए। उसके बाद से तमाम आंदोलन के बारे में हम लोगों से वो बात करते थे कि आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है, हड़ताल क्यों हो रहा है, भारत बंद क्यों हो रहा है, क्या क्या इस पर पार्टी की लाइन है, ये सारी बात करते थे। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि पर्चा किसी से लिखवाइए मत, पर्चा आप नौजवान लोग हैं, खुद लिखिए। भाषा और व्याकरण की जो त्रुटि होती है उसको आप अपने तरह से ठीक करिए, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, क्योंकि आंदोलन, आप लोग आंदोलन से जब जुड़े हुए हैं तो आंदोलन की दिशा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे और अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। मुझे लगता है कि यह जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में चौथी राम जी रहे, और हम लोग आए, अपने सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने वो पर्चा ड्राफ्ट किया था, और उस पर्चा को ड्राफ्ट करने के बाद से हम लोग 4 दिन बाद चौथी राम जी के पास लेकर के गए। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया पर्चा तो कुछ हो भी नहीं सकता, आप लोगों ने देखिए कितना बढ़िया लिखा। और सचमुच उस पर्चे को मुझे याद है, हो सकता है कि आनंद तिवारी जी के पास वो पर्चा, क्योंकि वो संकलन करते हैं, 1982 का वो पर्चा होगा, और जो पूरे बनारस में चर्चा का विषय हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चौथी राम जी नौजवानों के बीच में क्यों लोकप्रिय थे, क्योंकि वह नौजवानों को यह संदेश देते थे कि अपने विचार भूमि पर खड़ा होना सीखो, अपने पैर पर खड़ा होना सीखो और अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हुए सामाजिक बदलाव की लड़ाई में शामिल हो, तो वह लड़ाई पुख्ता होती है और वह विचार भी पुख्ता होता है। मैं अपने प्रिय साथी प्रोफेसर चौथी राम जी यादव जी को याद करते हुए मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं